नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगेंद्र यादव का बड़ा बयान। सरकार के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं किसान। पहली डोज पश्चिम बंगाल में दी और अब दूसरी डोज यूपी के चुनाव में भाजपा को देंगे किसान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मिशन 2022 यूपी में भी लागू होगा केजरीवाल मॉडल। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ये बड़ा ऐलान हुआ है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कोरोना से मौतों पर देना ही होगा मुआवजा, राशि खुद तय करे केंद्र सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। योगेंद्र यादव बोले, सरकार के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे किसान। पहली डोज दी पश्चिम बंगाल में, अब दूसरी यूपी में देंगे। जी हां दोस्तों, सरकार जहां नागरिकों को कोरोना संक्रमण की डोज दे रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने सरकार के लिए विशेष डोज तैयार की है, जिसका पहला टीका पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगाया जा चुका है और अब दूसरा टीका उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में लगाने की तैयारी कर ली है। यह बात कितलाना टोल पर मंगलवार को आयोजित सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कही। महापंचायत की अध्यक्षता दादरी से निर्दलीय विधायक और सांगवान 40 खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने की। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार हो गया है। उनके अहंकार को किसान हिला दिया है, जिसके कारण वे कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला सुनाने में शर्म महसूस कर रहे हैं। किसान उनके अहंकार को स्वीकार नहीं करेंगे और फिर से दिल्ली बॉर्डर के धरने को अधिक तेज करेंगे। साथ ही किसानों ने सरकार के लिए विशेष वैक्सीन तैयार की है, जिसकी पहली डोज पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों में लगा दी है। अब दूसरी डोज उत्तर प्रदेश में लगाने की तैयारी कर ली है। कितलाना टोल पर सर्वजातीय खाप महापंचायत में हजारों किसानों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। धरने पर आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई है, जिसके तहत किसानों ने निर्णय लिया है कि कितलाना टोल के साथ साथ किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना होगा। आंदोलन में महिला, युवा, बुजुर्ग अहम भूमिका अदा कर रहे हैं और अब किसान कृषि कानून रद्द करवा कर ही चैन की सांस लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन 2022 यूपी में भी लागू होगा केजरीवाल मॉडल। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सबाजीत सिंह ने मंगलवार को समाजसेवी अगस्टीन क्राउथर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि आप 2022 के विधानसभा चुनाव में मजबूत विकल्प बनेगी और सरकार बनने पर यूपी में भी दिल्ली का केजरीवाल मॉडल लागू किया जाएगा। सबाजीत सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि जब भी वे क्षेत्र में जाएं तो यह सवाल जरूर उठाएं कि यूपी में सबसे महंगी दर पर बिजली क्यों दी जाती है। दिल्ली में हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। यूपी की जनता विकास के लिए केजरीवाल मॉडल लाना चाहती है, लेकिन यह तब संभव है जब आप सारे साथी हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर दिल्ली के विकास की जानकारी पहुंचाएं। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ के हालात ऐसे हैं कि गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता है। दिल्ली के सरकारी स्कूल कॉन्वेंट से बेहतर हो गए हैं। एनसीआर के लोग इलाज के लिए भी दिल्ली के अस्पतालों में जाते हैं। दरअसल यूपी में लोगों का भरोसा सरकार से उठ चुका है। प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र सिंह ने कहा कि जाति धर्म से परे हटकर विकास की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी यूपी की रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से मौतों पर देना ही होगा मुआवजा, राशि खुद तय करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि जिनकी मौत परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि ये मुआवजा कितना होना चाहिए, ये खुद सरकार को तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एनडीएमए से कहा है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे। जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं उनमें सुधार किया जाए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। क्या थी याचिकाकर्ताओं की अपील? बता दें कि इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील की गई थी कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा इसके अलावा याचिका में कोविड डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल किए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकारों से जवाब तलब किया था। केंद्र सरकार ने क्या दिया था हलफनामा? हालांकि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया था उसमें सरकार ने ऐसा करने में असमर्थता जताई थी। केंद्र सरकार द्वारा कहा गया था कि ऐसा करना संभव नहीं है। इसकी बजाय सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। केंद्र की ओर से ये भी जानकारी दी गई थी कि 4 लाख रुपए का मुआवजा किसी आपदा में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को दिया जा रहा है, लेकिन किसी महामारी के वक्त में ऐसा नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस का कहर पिछले करीब 1.5 साल से जारी है। देश में अब तक इस महामारी के कारण करीब 4 लाख लोगों की जान चली गई है। हाल ही के वक्त में कोरोना की दूसरी लहर का असर कुछ हद तक कम होने लगा है, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी तीसरी लहर की चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनावों में कौन सी 100 सीटों पर नजर लगाए हैं असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हैदराबाद से सांसद व ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में अपना सियासी आधार बढ़ाने के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी की नजर भले ही सूबे की मुस्लिम बहुल सीटों पर है, लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर तक में चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी है जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। सूबे की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। सूबे की इन्हीं सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की खास नजर है, जहां से चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारने की तैयारी है। यूपी की इन सीटों पर AIMIM लड़ेगी चुनाव। AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने आज तक से बताया, 2022 में पार्टी ने सूबे की जिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। यूपी की 75 जिलों में से 55 जिलों की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, जिनमें से ज्यादातर सीट पश्चिमी यूपी की है। इसलिए पश्चिमी यूपी में हम अपने 60% कैंडिडेट उतारेंगे और पूर्वांचल में 30% होंगे, जबकि सेंट्रल यूपी में हम 10 से 15 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिनमें कानपुर, लखनऊ, सीतापुर और सुल्तानपुर जिले की सीटें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिमी यूपी की बरेली, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, संभल, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, आगरा और अलीगढ़ जिले की विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए चयन किया गया है। ऐसे ही पूर्वांचल में गोरखपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, बहराइच, बलरामपुर, संत कबीर नगर, गोंडा, प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिले की सीटों को चिन्हित किया गया है। पिछले एक सप्ताह में 50 से ज्यादा लोगों ने चुनाव लड़ने का आवेदन किया है। हर एक सीट पर 3 से 4 संभावित नाम आए हैं और हम सितंबर-अक्टूबर तक अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 35 से 45% तक है। इतना ही नहीं, इन सीटों पर मुस्लिम मतों के सहारे अभी तक सपा, बसपा और कांग्रेस के विधायक जीत दर्ज करते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी के इन सीटों के चुनावी मैदान में उतरने से सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव पर जेडीयू अध्यक्ष RCP सिंह का बड़ा ऐलान, बताया अपना प्लान। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। इसको लेकर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने घोषणा कर दी कि जेडीयू यूपी विधानसभा के चुनाव में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। RCP सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यह अभी तय नहीं है, लेकिन हम इस बार यूपी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, यह तय है। बताते चले कि वर्ष 2022 की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश इलेक्शन पर टिकी है। उन्होंने कहा कि पिछली बार वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के कारण पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी थी। हमने उनसे मिले फीडबैक के आधार पर इस बारे में मन बना लिया है कि यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। दिल्ली में इस बात को लेकर पार्टी के नेताओं में बातचीत जारी है। बहरहाल जेडीयू ने यूपी में चुनाव घोषणा तो कर दी है, लेकिन जेडीयू उत्तर प्रदेश में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर एनडीए के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेगी, इस पर अभी पत्ता साफ नहीं किया है। इस सवाल पर RCP सिंह ने कहा कि पहले वह अपनी पार्टी की स्थिति का आकलन करेंगे, फिर गठबंधन की बातचीत करेंगे। फिलहाल जेडीयू एनडीए का पार्ट है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह एनडीए के सहयोगी के रूप में 2 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। यूपी में अभी तय नहीं हुआ कि जेडीयू किसके साथ चुनाव लड़ेगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस इच्छुक नेताओं से मांगे बायोडाटा। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। बागपत में जहां संगठन को ग्राम पंचायत स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया जा रहा है, वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से बायोडाटा भी मांग लिए हैं। इसको लेकर संगठन सर्जन अभियान के अंतर्गत वात्यायन पैलेस में कांग्रेस कमेटी और अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें संगठन को मजबूत करने की शपथ दिलाई गई। जिला कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र अवाना व जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी ने सभी ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने का संकल्प दिलाया। ग्राम पंचायत स्तर पर संगठन खड़ा करने के निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए इच्छुक नेताओं से बायोडाटा जमा करने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी ने कहा कि 2022 की बड़ी चुनौती है। योगी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। जिला प्रभारी राजेंद्र अवाना ने कहा कि कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पढ़े लिखे नौजवान सड़क किनारे पकौड़ा तलने पर मजबूर। रोजगार को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता
राहुल गांधी ने देश में रोजगार की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पढ़े लिखे युवा सड़क किनारे पकौड़े तलने पर मजबूर हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक न्यूज रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, पढ़े लिखे नौजवानों के माता पिता उन्हें रिक्शा खींचने या मजदूरी करने या सड़क किनारे पकौड़े तलने पर मजबूर होता देख रहे हैं। भविष्य छीनकर मोदी सरकार ने उन्हें आत्मनिर्भर कर दिया। राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था। टाइकाथॉन 2021 के प्रतियोगियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के बाद पिछले गुरुवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा था कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में रोजगार देने वाले ही बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ध्यान भटकाकर देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। इससे पहले आज दिन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं को लेकर कहा, वित्त मंत्री के आर्थिक पैकेज से कोई परिवार अपने रहने खाने, दवा, बच्चे की स्कूल फीस का खर्च वहन नहीं कर सकता। पैकेज नहीं, एक और ढकोसला। वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा, कुछ बुनियादी सच्चाई, कोई बैंकर कर्ज के बोझ तले दबे कारोबार को ऋण नहीं देगा। कर्ज के बोझ से दबे या नकदी की किल्लत का सामना कर रहे कारोबार अब और अधिक कर्ज नहीं चाहते, उन्हें कर्ज से इतर पूंजी की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, उस स्थिति में मांग से अर्थव्यवस्था में गति नहीं आएगी जहां नौकरियां खत्म हो गई हो और आय कम हो गई हो। इस संकट का एक समाधान यह है कि लोगों के हाथ में पैसे दिए जाएं, खासकर गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद की जाए। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना समेत विभिन्न उपायों की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना के तहत सीमा 50% बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किए जाने का ऐलान भी किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जेडीयू भी ठोकेगी ताल। जी हां दोस्तों, इसका पूरा जिम्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी को दिया है। त्यागी यूपी एवं बिहार से 4 बार सांसद रह चुके हैं। उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, मुलायम सिंह यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ यूपी में काम करने का अनुभव रहा है। संगठन की क्षमता भी है। दरअसल यूपी में पार्टी अपने हर तरह के समीकरण का आकलन कर रही है। त्यागी ने आईएनएस से बातचीत में बताया कि जनता दल यूनाइटेड 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अगर बीजेपी गठबंधन करेगी तो ठीक है, वरना हम अकेले ही मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा अन्य किसी भी दल से भी अभी तालमेल करने की नहीं सोच रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए ठोस नीति बनाई सरकार। जम्मू ड्रोन अटैक पर बोली कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में वायुसेना के एक स्टेशन पर ड्रोन से बम गिराए जाने की घटना के बाद मंगलवार को कहा कि सरकार को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए ठोस और समग्र नीति बनानी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को हेडलाइन मैनेजमेंट करने की बजाय इस विषय पर रक्षा विशेषज्ञों से परामर्श लेने की जरूरत है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, सशस्त्र ड्रोन हमला सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए वास्तविक खतरा है। परिपत्रों और नियमों में संशोधनों की बजाय एक विश्वसनीय और समग्र नीति एवं कदम इस वक्त की जरूरत है, ताकि कुख्यात आईएसआई समर्थित और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के हमलों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा, आशा करता हूं कि बीजेपी सरकार इससे अवगत है कि आईएसआई और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी समूह चीन के हेलीकॉप्टर और ड्रोन का सीमा पार हथियार गिराने के लिए करते हैं और चीन ने इन्हें सीपेक में इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को भेंट किया है। कांग्रेस महासचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को यह पता होना चाहिए कि ऊंचाई वाले इलाकों के लिए चीन ने पाकिस्तान को 50 विंगलोंग 2 सशस्त्र ड्रोन बेचे हैं। उन्होंने संसद में पूछे गए कुछ प्रश्नों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार इससे जरूर अवगत होगी कि सांसदों ने ड्रोन हमलों के मुद्दे पर बार-बार सवाल पूछे हैं। सुरजेवाला ने यह भी कहा, पूरा देश इस तरह के हमलों को नाकाम करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों और सरकार के साथ खड़ा है, परंतु मोदी सरकार को इसका एहसास करना चाहिए कि हेडलाइन मैनेजमेंट करने की बजाय रक्षा विशेषज्ञों से रणनीतिक सलाह लेने की जरूरत है। गौरतलब है कि जम्मू स्थित भारतीय वायुसेना के स्टेशन में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक ड्रोन से 2 बम गिराए गए थे। यह इस तरह का पहला हमला था। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव पर बहुत बड़ी खबर। ईवीएम के साथ बैलेट पेपर से भी होंगे मतदान, इलेक्शन कमीशन का फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर यह है कि अब ईवीएम के साथ बैलेट पेपर से भी होगा मतदान करवाए जाएंगे। इसको लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी शुरू कर दी है। इस फैसले के पीछे ईवीएम की कम उपलब्धता बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि 6 में से 4 पदों का मतदान ईवीएम से करवाए जाएंगे, जबकि 2 पदों पर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। जिला परिषद मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के लिए ईवीएम से मतदान होगा, जबकि पंच और सरपंच का मतदान बैलेट पेपर से करवाने की तैयारी की जा रही है।
बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की तेज रफ्तार के कारण बिहार में पंचायत चुनाव टल गए थे, पर अब सरकार की ओर से चुनाव करवाने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर सितंबर-अक्टूबर में ये चुनाव करवाए जा सकते हैं। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने इसके 10 चरण में करवाने के संकेत दिए हैं। इस बीच चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को लेकर ईवीएम के मूवमेंट का प्लान तैयार कर लिया है। चुनाव का कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि ईवीएम के एक सेट का उपयोग 5 चरणों में किया जाएगा। एक सेट ईवीएम का अगले चरण के मतदान में उपयोग के बीच करीब 13 से 15 दिनों तक वक्त दिया जाएगा। राज्य में पंचायत आम चुनाव के लिए करीब 1,14,000 बूथों वोट डाले जाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर में खेला हुई के बाद अब लगे चंदा चोरों से सावधान के होर्डिंग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में खेला होबे का भोजपुरी वर्जन इन दिनों यूपी में चर्चा का विषय है। सपा ने खेला होबे की तर्ज पर खेला हुई का नारा दे दिया है। वाराणसी, बलिया के बाद कानपुर में कई जगहों पर खेला हुई की होर्डिंग लगे हैं। वहीं देर रात कानपुर के बर्रा के सचान चौराहे चंदा चोरों के सावधान की होर्डिंग लगा दी गई है। इसे किसने लगवाया है, किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद कार्रवाई होगी। सबसे पहले वाराणसी में इस तरह का बैनर दिखाई दिया। यहाँ शहर उत्तरी के सपा विधायक अब्दुल समद अंसारी ने अपने घर की दीवार पर इसे दिखवाया। पूर्व विधायक ने अपने मकबूल आलम रोड स्थित घर की दीवारों पर सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के चित्र के साथ खेला हुई के नारे लिखवा दिए। दीवार पर लिखवाया गया कि उम्मीद की साइकिल 2022 में खेला हुई। सपा के पूर्व विधायक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में चमत्कारी साबित हुआ। खेला होबे का नारा पूरे भारत में मशहूर है। उन्होंने कहा कि इस नारे को जनता का प्यार मिल रहा है। पूर्व विधायक ने राज्य में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता बीजेपी सरकार से तंग आ चुकी है। महंगाई आसमान छू रही है। अस्पतालों में इलाज और दवा नहीं है। कोरोना ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। किसान, जवान और युवाओं के साथ ज्यादती हुई है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर साधा केंद्र पर निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सूबे की सत्ताधारी बीजेपी के साथ ही सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी विपक्षी दलों ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिसके तहत इन दिनों एक और जहां सभी राजनीतिक दलों में सूबे के सियासी और जातिगत समीकरणों को देखते हुए एक दूसरे दलों के नेताओं और छोटे दलों से बात मुलाकात के साथ उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जैसी विपक्षी दल अब जनहित से जुड़े हर एक मुद्दे को लेकर सत्ताधारी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी ने सोमवार को एक के बाद एक फेसबुक पोस्ट कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने फिर डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर फेसबुक पोस्ट कर इससे सरकार द्वारा 4 लाख करोड़ रुपए वसूल कर सिर्फ लोन बांटने की बात कही। वहीं दूसरी ओर 1 जुलाई से एसबीआई बैंक से पैसा निकालने पर भी चार्ज बढ़ जाने से जुड़ी खबर पर सरकार को आड़े हाथ लिया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने सोमवार को सबसे पहले आगामी 1 जुलाई से एसबीआई बैंक से पैसा निकालने पर भी चार्ज बढ़ जाने से जुड़ी खबर को लेकर ही फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि क्या कोई भी ऐसी चीज है जो सस्ती हुई हो। बस जुमले, झूठे वादे और खुद की कही बातों से यूटर्न सरकार मुफ्त में बांट रही है। जिसके बाद प्रियंका ने कोरोना से प्रभावित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के समर्थन में एक दूसरा पोस्ट किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने लिखा कि कोरोना से प्रभावित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, छोटे उद्योगों और कामगारों को नगद आर्थिक सहायता और रोजगार गारंटी की जरूरत थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर लोन गारंटी का झुंझुना थमा दिया। जनता से वसूली की बात करें तो पेट्रोल डीजल पर ही टैक्स वसूली से सरकार लगभग 4 लाख करोड़ वसूल चुकी है, लेकिन जनता को देने के नाम पर लोन देती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा कैंसिल। हाईकोर्ट की फटकार के बाद बैकफुट पर आई उत्तराखंड सरकार। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट नैनीताल की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा कैंसिल कर दी है। बैकफुट पर आई सरकार अब 1 जुलाई से स्थानीय निवासियों के लिए 4 धाम यात्रा शुरू नहीं करेगी। आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तरकाशी जिले के लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए केदारनाथ और चमोली जिले के निवासियों के लिए बद्रीनाथ धाम में 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने की घोषणा की थी, जबकि प्रदेश भर के श्रद्धालुओं के लिए 11 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू
शुरू करना प्रस्तावित थी। इससे पहले हाईकोर्ट नैनीताल ने 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू करने के राज्य कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी है। यह रोक 7 जुलाई तक लगाई गई है। अदालत ने सरकार को पूजा अर्चना का लाइव टेलीकास्ट कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 7 जुलाई को कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने को कहा गया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की। 4 धाम यात्रा को लेकर सोमवार को सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र से अदालत संतुष्ट नहीं हुई। याचिकाकर्ताओं ने शपथ पत्र को लेकर कोर्ट में अलग अलग आपत्तियां जाहिर की। सच्चिदानंद डबराल के अधिवक्ता शिव भट्ट ने कोर्ट को बताया कि शपथ पत्र भ्रामक है। इसमें यह उल्लेख नहीं है कि गौरी कुंड में नहाने की अनुमति है या नहीं। 3 जिलों के लोगों को यात्रा में जाने की अनुमति के साथ अन्य लोग लिखना भी भ्रमित करता है। 3 जिलों में मेडिकल की सुविधाओं के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। इसके अलावा एम्बुलेंस और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी स्थिति साफ नहीं है। 26 जून को उत्तराखंड में डेल्टा वेरिएंट के 30 केस आए थे। इसका भी सरकार ने कोई उल्लेख नहीं किया। आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में पहले चरण में उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के निवासियों को मंदिरों में 1 जुलाई से जाने की अनुमति दी है। रुद्रप्रयाग जिले के लोग केदारनाथ धाम के दर्शन के जा सकेंगे, जबकि चमोली जिले के यात्रियों को बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने की अनुमति दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संवेदनहीन भाजपा के राज में दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में सोमवार को आगरा के कारोबारी बेटे की हत्या मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम अखिलेश ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, आगरा में कोल्ड स्टोरेज मालिक के बेटे की अपहरण के बाद हत्या से उत्तर प्रदेश की जनता स्तब्ध है। शोक संतप्त परिवार के प्रति गहन संवेदना। उन्होंने आगे कहा कि संवेदनहीन भाजपा के राज में परिवार वालों का दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में व्यापार जगत के लोग आर्थिक के साथ ही आपराधिक उत्पीड़न के भी शिकार हैं। दरअसल आगरा में कोल्ड स्टोरेज के मालिक के बेटे को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। कारोबारी के लापता बेटे की तलाश में पुलिस ने जब उसके दोस्तों को हिरासत में लिया तो पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। तब पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अपहरण के मामले को हत्या में तब्दील कर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्होंने फिरौती वसूलने के लिए कारोबारी के बेटे सचिन को अगवा किया था। यह मामला थाना न्यू आगरा इलाके का है। यहाँ 21 जून की शाम कारोबारी का बेटा सचिन अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। देर रात सचिन नहीं लौटा तो उसके घर वालों ने उसके मोबाइल पर कॉल की। सचिन के बजाय उसके दोस्त ने कॉल रिसीव की। दोस्त ने सचिन के परिजन को बताया कि सचिन ने ज्यादा शराब पी ली है और वह होश में नहीं है। उसने यह भी कहा कि वे लोग इस वक्त वह नोएडा में हैं और कल सुबह यानी 22 जून को आगरा लौटेंगे। 21 जून की रात 12 बजे के बाद सचिन का मोबाइल बंद हो गया। तब अगले दिन परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की पड़ताल में पुलिस के साथ STF भी लगी थी। पुलिस और STF ने इस मामले में सचिन के दोस्त सुमित समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो हत्या का राज खुला।